हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए, पिछले बार ज्योग्राफी का रह गया था, ठीक है। तो आज तो सेट 3 होगा, इसे सेट 4 होने वाला था। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है क्या मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि भारत के निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। मूंगफली, तिल, बाजरा। उपरोक्त में से कौन सी मुख्य रूप से वर्षा आधारित फसल है या फसलें हैं? तो ऐसा नहीं है कि वर्षा आधारित फसल है तो इसको वर्षा क्या है अधिक चाहिए, लेकिन ये फसल ऐसा है कि इसको कुछ बारिश जो है चाहिए, ठीक है। तो मूंगफली, तिल या बाजरा। तो वर्षा आधारित फसल यहाँ पे कौन कौन है वो हम देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसी से। अच्छा, तो मूंगफली है, तिल, बाजरा सभी वर्षाधारित फसल है, ठीक है। तो वही है कि तीनों फसलें मूंगफली, तिल और बाजरा मुख्य रूप से वर्षाधारित फसलें हैं। इन्हें उगाने के लिए अपेक्षाकृत कम पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वर्षाधारित और ये वर्षा पर ही निर्भर रहती है, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न में है कि वर्षा आधारित है तो ज्यादा बारिश की भी जरूरत नहीं है। फिर जब आप हिमालय की यात्रा करते हैं तो आप निम्नलिखित देखेंगे, क्या क्या देखते हैं। गहरे गड्ढे, यूटर नदी मार्ग, समांतर पर्वत श्रृंखलाएं, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। तो ये तो सिंपल ही दिख रहा है कि गहरे खड्डे दिख सकते हैं हिमालय के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये तो दिखेंगे। फिर यूटर नदी मार्ग भी दिखेगा, ठीक है। फिर समांतर पर्वत श्रृंखलाएं भी देखी। भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता भी दिखेगा। तो ये सारे स्थलाकृति हिमालय क्षेत्र में दिखेंगे, ठीक है। तो ये भी कथन सही है। आइए देखते हैं। तो सही उत्तर डी है। गहरे खड्डे क्या है, तो हिमालय की नदियां अभी भी कटाव कर रही है जिससे गहरे खड्डे का निर्माण हो रहा है। यह युवावस्था का संकेत है। फिर है यूटर्न नदी मार्ग। फिर हिमालय की नदियां अपने मार्ग में अचानक बदलाव करती है जो भूगर्भीय गतिविधियों और उत्थान का परिणाम है। फिर समांतर पर्वत श्रृंखला है। तो कह रहा है बलन की प्रक्रिया यानी मुड़ाव ये सब जो आता है के कारण समांतर पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है जो हिमालय की विशेषता है। फिर है भूस्खलन, फिर उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। स्टीप ग्रेडियंट लिएबल टू लैंड स्लाइड्स। तीव्र ढाल और अस्थिर भूभाग के कारण भूस्खलन वहाँ क्या है आम है, यानी कि ढलान ज्यादा है, भूमि अस्थिर है, जो युवा पहाड़ों की विशेषता है, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में ह्रास होता है क्योंकि वायुमंडल पृथ्वी के सतह से केवल ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। फिर है ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है। तीसरा है कि ऊपरी वायुमंडल में हवा कम कम घनी होती है, ठीक है ना। तो क्या है, ये पहला कथन जो है सही है कि वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर गर्म हो सकती है। फिर है ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है, ये सही है लेकिन ये गलत है। पर घनत्व यदि हवा के बढ़ रहा है तो आर्द्रता भी घटेगा ही, ठीक है। तो ये दूसरा गलत है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। आइए देखते हैं। वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर गर्म हो सकता है, यह सही है। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्य रूप से सूर्य से सीधे गर्म नहीं होता है, बल्कि पृथ्वी की सतह सूर्य से आने वाली लघु तरंग विकिरण को अवशोषित करती है और फिर दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में उष्मा विकिरण करती है। यह उष्मा वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है। तो दूसरा है कि ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है, गलत है क्योंकि ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता आमतौर पर कम होती है क्योंकि ऊंचाई के साथ जलवाष्प की मात्रा कम हो जाती है। ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है, यह सही
की ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु घनत्व कम हो जाता है। इसका मतलब है कि ऊपरी वायुमंडल में प्रति इकाई आयतन में कम अणु होते हैं। ठीक है, इसलिए ऊष्मा को बनाए रखने की क्षमता भी वहां पे क्या होगा, कम होगा। फिर है महासागरों का अम्लीकरण बढ़ रहा है, यह घटना चिंता का कारण क्यों है? तो जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है इसमें कुछ उस वक्त का करंट चीज रहेगा तो देखना पड़ेगा। कैलकेरस फाइटोप्लैंक्टन की वृद्धि और उत्तरजीविता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो अम्लीयता, क्षारीयता चाहे जो भी हो, उसमें जो भी जैव विविधता है उसको कुछ ना कुछ तो प्रभाव पहुंचाता है। तो कैलकेरस फाइटोप्लैंक्टन की वृद्धि और उत्तरजीविता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, ये कथन तो सही होगा। आगे देखते हैं। खरपतवार भित्तियों की वृद्धि और उत्तरजीविता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो अम्लीयता के कारण इस पे भी प्रभाव पड़ेगा। कुछ जानवरों के जीवित रहने से फाइटोप्लैंक्टोनिक लार्वा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ये भी सही होगा। लेकिन अगला देखते हैं। क्लाउड सीडिंग और बादलों के निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो समुद्र में अम्लीयता है या क्षारीयता है, उससे बादल का जो यानी क्लाउड सीडिंग, बादल का जो फॉर्मेशन है या बादलों का निर्माण है, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अम्लीयता, क्षारीयता से कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि बादल बनने के लिए बाष्पीकरण जरूरी है। पानी है, बाष्पीकरण होगा, बादल बनेगा। ठीक है, इसलिए चौथा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो उस प्रकार का ऑप्शन तो एक दिखेगा आपका ऑप्शन ए में। ठीक है, अब यहाँ पे केवल 2 है। इस पे यदि इस सब ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है तभी आप ऑप्शन 2 पे क्लिक कर सकते हैं, तो उससे गलती हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब लिखने की चीज और है, आंसर कंफर्म वही होगा, भी काट सकते हैं, क्योंकि ये आसानी से पता लगने वाला चीज है कि 4 नहीं होगा। तो 4 क्या है, अच्छा नहीं पता लगेगा, सॉरी, क्योंकि 4 तो बाकी में है ही नहीं, तो ये तीनों पे आपका दिमाग स्ट्राइक करेगा। ठीक है, आंसर यही होगा। और ये सब के बारे में यदि नहीं पता है तो गलत होने का आसार तो होगा ही। आगे देखते हैं। कैलकेरस फाइटोप्लैंक्टन की वृद्धि और उत्तरजीविता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यह सही है। महासागरों के अम्लीकरण से समुद्र के पानी में कार्बोनेट आयन की उपलब्धता कम हो जाती है, जो कि कैलकेरस फाइटोप्लैंक्टन के लिए अपनी सुरक्षात्मक कैल्शियम कार्बोनेट घोल बनाने के लिए आवश्यक है। इससे उनकी वृद्धि और उत्तरजीविता प्रभावित होती है। फिर प्रवाल भित्तियों की वृद्धि और उत्तरजीविता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कर यह भी सही है, प्रवाल भित्तियां कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। समुद्र के अम्लीकरण के कारण कैल्शियम कार्बोनेट को भंग करना आसान हो जाता है, जिससे प्रवाल भित्तियों की वृद्धि धीमी हो जाती है और मौजूदा संरचनाएं क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। फिर है तीसरा, कुछ जानवरों के जीवित रहने से फाइटोप्लैंक्टोनिक लार्वा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। क्या बोल रहा है कि महासागर का अम्लीकरण कुछ समुद्री जीवों के लार्वा विकास और उत्तरजीविता, ठीक है, को प्रभावित कर सकता है, जिसमें मछली, सेलफिश जैसे व्यवसायिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों के लार्वा भी शामिल हैं, जो फाइटोप्लैंक्टन पर भोजन करते हैं। आगे क्लाउड सीडिंग और बादलों के निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो ये कथन गलत तो है, क्योंकि क्लाउड सीडिंग और बादल निर्माण एक अलग प्रक्रिया है जो वायुमंडल स्थितियों पर निर्भर करती है और सीधे तौर पर महासागर के अम्लीकरण से प्रभावित नहीं होती है। आगे है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा धीरे धीरे वातावरण का तापमान बढ़ा रही है, क्योंकि यह अवशोषित करती है। तो पहला ऑप्शन है कि हवा का जलवाष्प और उसकी गर्मी बरकरार रखता है। सौर विकिरण का परावैंगनी हिस्सा। सी है सभी सौर विकिरण। डी है वह सौर विकिरण का अवरक्त हिस्सा। तो वातावरण को गर्म करने के लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य में उपस्थित इंफ्रारेड को क्या करता है, अवशोषित करता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस तो है। ग्रीन हाउस गैसें सौर विकिरण से वातावरण से गुजरने देती है, लेकिन पृथ्वी की सतह द्वारा उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती है और उसे रोक लेती है। इस प्रक्रिया के कारण वातावरण में गर्मी बनी रहती है और तापमान बढ़ता है। अन्य विकल्प गलत है। क्योंकि गलत है उसको देखने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्व पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो देखते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो है इंपॉर्टेंट, क्या सोडियम जरूरी है? ये जरूरी नहीं। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये तीनों जरूरी लग रहा है। आगे के देखते हैं ऑप्शन यदि, तो ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस। तो मूल रूप से जीवन के लिए तो सब जरूरी है, पोषक तत्व के लिए सब जरूरी है। तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए
कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और एक टर्म और इसमें जोड़ सकते हैं। यहाँ पे जो भी 3 दिया वो तो सही है, और एक ऑक्सीजन और 2, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इसमें क्या है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 3 सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं। ये तत्व जैविक अणुओं के निर्माण खंड है। जैसे कि कार्बन कार्बनिक यौगिकों का आधार है, क्योंकि इसमें 4 अन्य परमाणुओं के साथ बंधन बनाने की अनूठी क्षमता, इससे जटिल और विविध अणुओं का निर्माण होता है। हाइड्रोजन लगभग सभी जैविक अणुओं में पाया जाता है और ऊर्जा हस्तांतरण और एसिड बेस संतुलन जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में भूमिका निभाता है। नाइट्रोजन की बात करें तो प्रोटीन बनाएगा, न्यूक्लिक एसिड बनाएगा, ठीक है, उसका एक महत्वपूर्ण घटक होता है। इस प्रकार से ये तीनों क्या होगा, सटीक है कि जीवन के लिए जरूरी है। कर एक व्यक्ति अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था और अपने गांव तक पहुंचना चाहता था, जो इस बिंदु से 5 किलोमीटर पूर्व में स्थित था। जहां वो खड़ा था उसके पास दिशा खोजने के लिए कोई यंत्र नहीं था, लेकिन वो ध्रुव तारा स्थित, अच्छा वहां ध्रुव तारा स्थित था, उसको वो देख पा रहा था। और अपने गांव तक पहुंचने के लिए अब उससे सुविधाजनक तरीका क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही है। ये तो एक तरह से दिशा का ज्ञात करने के लिए है कि ध्रुव तारा किस दिशा में है। ज्योग्राफी का एक टर्म है तो वो पता सिर्फ होना चाहिए, और ये वेल नोन क्वेश्चन है, सभी लगभग जानते हैं, लोग नहीं भी जानते। तो ध्रुव तारा उत्तर की ओर होता है, उत्तर मान लेते हैं। इसी तरह से नक्शा है, हम इसी दिशा में उत्तर मान लेते हैं, ठीक है। और उसका अगर पूर्व की ओर है तो क्या होगा, वो अपने दाहिने हाथ की ओर जाएगा। तो ऐसा एक ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है, ध्रुव तारे को अपनी दाएं दिशा की ओर रखते हुए, ऑप्शन डी, ठीक है। कल हाल ही में दुर्लभ पृथ्वी धातुओं नामक तत्वों के समूह की अल्प आपूर्ति पर चिंता व्यक्त की गई है, क्यों। तो ये 2014-15 ये सब के आसपास का क्वेश्चन होगा। तो उस वक्त का ये क्वेश्चन में एक ऑप्शन आपका करंट टाइप का लगेगा, तो उस ऑप्शन को छोड़े तो दुर्लभ मृदा तत्व एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसके बारे में जानना है। तो उस वक्त चीन ने क्या किया था कि जो इन तत्वों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, अभी भी है, ने अपने निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे, ठीक है, उस वक्त लगाया था। तो इस करंट टॉपिक का है। फिर चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चिली के अलावा ये तत्व किसी भी देश में नहीं पाए जाते हैं। तो ये कथन गलत होना चाहिए। ये मात्रा कम हो सकता है, अयस्क का क्वालिटी उतना बेहतर नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि इतना ही देश में पाया जाता होगा, ये गलत होना चाहिए। दुर्लभ पृथ्वी धातु विभिन्न प्रकार के विद्युत वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक है और इन तत्वों की बढ़ती मांग है। तो ये भी सही है और ये तो उस वक्त के लिए सही था, इसीलिए ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चिली ये तत्व किसी भी देश में नहीं पाए जाते हैं। और यह कथन गलत है, दुर्लभ पृथ्वी तत्व कई अन्य देशों में भी पाए जाते हैं। हालांकि चीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। अन्य देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्राजील और वियतनाम शामिल है। तो चीन तो है ही, इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चिली ये सब भी नहीं है, लेकिन ये सब जगह है, ठीक है, भारत में भी पाया जाता है। दुर्लभ पृथ्वी धातु विभिन्न प्रकार के विद्युतीय वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक है और इन तत्वों की मांग तो बढ़ ही रही है। तो दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का उपयोग मोबाइल फोन, कंप्यूटर, पवन टरबाइन, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, तो जो भी यहाँ पे सब इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं। अलग से इस तरह का इतना एग्जाम्पल देने से अच्छा है कि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्माण में क्या है, दुर्लभ मृदा तत्व का प्रयोग होता है और अन्य उच्च तकनीक वाले उत्पादों सहित कई आधुनिक तकनीकों में किया जाता है। कर इन तकनीकों की मांग बढ़ने के साथ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की मांग निम्न संरक्षित क्षेत्रों में विचार करते हैं। तो चलिए इसको ज्योग्राफी में भी रख सकते हैं, इन्वायरमेंट वाले में भी रख सकते हैं, क्योंकि ये संरक्षण से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उपरोक्त में कौन सा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, ठीक है। और मेनली टाइगर रिजर्व ये सबको हम ज्योग्राफी में भी पढ़ लेते हैं, तो यहीं पे हम देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, बांदीपुर, भितरकनिका, मानस और सुंदरबन। तो ये टाइगर रिजर्व में यदि बात किया जाए तो बांदीपुर है, ठीक है, बांदीपुर है, मानस है, सुंदरबन है, भितरकनिका को क्या है, टाइगर रिजर्व घोषित नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 1, 3 और 4।
तो यहाँ पर देख सकते हैं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यह कर्नाटक में स्थित एक प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान यह ओडिशा में स्थित है और मैंग्रोव, खारे पानी के मगरमच्छों और ओलिव रिडले समुद्री कच्छों के लिए जाना जाता है। यह टाइगर रिजर्व नहीं। मानस राष्ट्रीय उद्यान यह असम में स्थित है और एक टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व है। फिर सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान यह पश्चिम बंगाल में स्थित है और एक टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व है। यह रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए बांदीपुर, मानस और सुंदरबन टाइगर रिजर्व घोषित किए गए हैं, जबकि भितरकनिका टाइगर रिजर्व नहीं है। फिर है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मानसून की अवधि दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक कम हो जाती है। दूसरा है कि भारत के उत्तरी मैदानों में वार्षिक वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम तक घटती जाती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है या है? तो ध्यान देना कि मानसून की अवधि दक्षिण भारत से उत्तरी भारत तक कम हो जाती है, तो यह बात सही है, क्योंकि दक्षिण भारत क्या है, समुद्र के किनारे वाला एरिया है, तो वहां पे आर्द्रता अधिक प्राप्त होते रहता है, तो मानसून की अवधि उधर ज्यादा होता है और क्या है, उत्तर आते आते ये कम होती जाती है। फिर है दूसरा कि भारत के उत्तरी मैदानों में वार्षिक वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम तक घट जाती है। तो यहाँ भी है कि क्या है, भारत के उत्तरी मैदानों में वार्षिक वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी से जो आर्द्रता उठता है या मानसून उठता है, पूर्व में बारिश करते करते जाते 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 पश्चिम में जाके वो घट जाता है। ठीक है, तो ये दोनों कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो वही है कि मानसून की अवधि दक्षिण भारत से उत्तरी भारत तक कम हो जाती है, कथन सही है। मानसून सबसे पहले दक्षिण भारत में शुरू होता है और धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ता है। जैसे जैसे मानसून उत्तर की ओर बढ़ता है, इसकी अवधि कम होती जाती है। दक्षिण भारत में मानसून लगभग 3-4 महीने तक रहता है, जबकि उत्तरी भारत में यह 2-3 महीने तक रहता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे है। और भारत के उत्तरी मैदान में वार्षिक वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम तक घटती जाती है। ये कथन भी सही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। जैसे जैसे ये हवाएं आगे बढ़ती हैं, इनकी नमी कम होती जाती है, जिसके कारण पूर्वी भागों में अधिक वर्षा होती है और पश्चिम भागों में कम। उदाहरण के लिए कोलकाता में दिल्ली की तुलना में बहुत अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो ये रहा आज का 10 ज्योग्राफी का क्वेश्चन। कल मिलते हैं साइंस में रहेगा, क्या रहेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रहेगा, इन्वायरमेंट इकोसिस्टम से क्वेश्चन रहेगा, वो भी प्रीवियस ही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे चैनल में बने रहे, वीडियो को देखते रहें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है।